नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। साथियों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं BPSC TRE 4 और बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल स्टडी फॉर BPSC TRE 4 या बिहार पुलिस, और साथियों मैं हूं आपका मित्र राम मूर्ति। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कर्निया, परितारिका, दृष्टिपटल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर, मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अगर दृष्टिपटल की बात करें तो ये मानव नेत्र के अंदरूनी भाग है। कैसा भाग है ये? अंदरूनी भाग है। और यहाँ पर जो तस्वीर जो बनता है यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए, यहाँ आप इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो भाग है ये रेटिना है। क्या ये? रेटिना है। यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला ये भाग जो है, ये भाग क्या है? कॉर्निया है। यहाँ पर एक देख रहे होंगे, ये एक लेंस की तरह है। ये जो है नेत्र लेंस है। और यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि इसमें जो लेंस लगा है वो उत्तल लेंस लगा है। कैसा लगा है? उत्तल लेंस लगा है। अब इस बात की पुष्टि आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मानव नेत्र है और यहाँ पर कोई वस्तु है यानी कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति का प्रतिबिंब इस मानव नेत्र में उल्टा बना है और ये एकदम पीछे बना है, यानी नेत्र के अंदरूनी भाग में बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं, ये जो भाग देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है, जिसे हम लोग मानव नेत्र या नेत्र लेंस कहते हैं। ये जो भाग है ये पूरा गोला सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी नेत्र लेंस के बारे में, मानव नेत्र के बारे में यहाँ पर है। जैसे कि दृष्टिपटल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यह आँख के सबसे भीतरी परत होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से आँख में प्रवेश करता है तो वह कॉर्निया और लेंस से गुजरता है और अंततः दृष्टिपटल यानी रेटिना, इसे क्या कहते हैं? रेटिना पर एक छवि यानी प्रतिबिंब, छवि यानी प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इस बात की जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये होता है, गर्भाशय ये भी होता है, लेकिन शुक्राणुवाहिका, कौन? शुक्राणुवाहिका, ये क्या? ये इसका भाग नहीं है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। शुक्राणुवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है ये? नर जनन तंत्र का ये भाग है, याद रखेंगे। नर जनन तंत्र का भाग है, ये बात को याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पर इधर जो है ये मानव के मादा जनन तंत्र का ये तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो भाग है ये भाग अंडवाहिका है। ये जो भाग है इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसके ऊपर जो ये भाग है इसे फ्रॉन्डस कहते हैं। इधर जो ये नली बना हुआ है, इसे ये नली जो बना हुआ है इसे गर्भाशय नली कहते हैं। यहाँ जो ये भाग है इसे कहते हैं अंडाशय। और इधर जो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है या ये वाला जो भाग है इसे अंतः गर्भाशय कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे ग्रीवा कहते हैं। और ये जो पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक करके इस भाग को हम लोग योनि कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र महिलाओं के प्रजनन से जुड़े अंग का समूह है। इसमें बाहरी अंग, अंतः अंग और सहायक अंग शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र के कार्य क्या है। तो मादा जनन तंत्र के कार्य की बात करेंगे तो अंडाशय से अंडे निकालते हैं। दूसरा, डिंब वाहिनियों अंडे को घेर कर उन्हें वाहिनियों में भेजती है। उसके बाद अगर आगे की बात करेंगे तो कहेंगे वाहिनियों में पहुँचे अंडे पुरुष के शुक्राणु से मिलते हैं। और इसके अगले कार्य की बात करेंगे तो इनके मिलने से जाइगोट बनता है। यानी पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के चारों तरफ एक खास परत बनती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम प्रश्न है। और ये प्रश्न वो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न था और सेम प्रश्न रेलवे में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ये प्रश्न है, 2022 से पूछा गया था। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का भाग महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। गर्भाशय तो ये है, अंडाशय भी है और डिंबवाही नलिका भी है। तो क्या नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या है, तो ये नर प्रजनन तंत्र का भाग है। मूत्र मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये है नर प्रजनन तंत्र का भाग। ये किसका भाग है, नर प्रजनन तंत्र का ये भाग है क्या, मूत्र मार्ग। चलिए इसका विश्लेषण भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कहता है कि गर्भाशय, योनि, अंडाशय और डिंबवाही नलिका महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग है, जबकि मूत्र मार्ग महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये किसका भाग है, ये नर प्रजनन तंत्र का भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि प्रागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, प्रागकण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रागकोश की बात करेंगे तो प्रागकोश में क्या पाया जाता है, प्रागकण पाया जाता है। यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इधर जो तस्वीर आपको नज़र में आ रही है, ये तस्वीर जो है ये प्रागकोश का तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे तो क्या है, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। ये क्या है, वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। ये प्रागकण है, ये तंतु है और ये पुमंग है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे प्रागकोश के नर भाग में पुमंग का एक हिस्सा होता है। इसमें प्रागकण होते हैं जो नर युग्मक होते हैं। प्रागकोश से प्रागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रागकण कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल प्रागकण ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रागकोश की रचना के बारे में, किसके बारे में, प्रागकोश की रचना के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कहता है कि प्रागकोश द्विपालक संरचना होता है। प्रागकोश का अनुप्रस्थ काट में पलियाँ दिखती है। इसके बाद हर पली में 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें प्रागकोश कहते हैं। प्रागकोश की दोनों पलियाँ योजी से जुड़ी हो रहती है। उसके बाद प्रागकोश के सभी
सभी भीतरी स्टार पर पोषक उत्तक होता है जिसे टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। टैपिटम की कोशिकाएं बढ़कर परागकणों से भोजन देती है। परागकणों को क्या देती है? भोजन देती है। आगे अगर बात करते हैं तो कहेंगे परागकोश में माइक्रो स्पोरियर्स यानी लघु बीजाणुधानी नामक नर अंडाणु भी होते हैं। तो ये थी कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी परागकोश की संरचना के बारे में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए, प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी मुकुलन द्वारा इनमें से किसमें अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन में मुकुलन विधि के, तो मुकुलन विधि दो में होता है, एक तो ईस्ट में और दूसरा हाइड्रा में। अलैंगिक जनन में मुकुलन विधि से जो प्रजनन होता है वो एक ईस्ट में होता है और दूसरा किस में होता है? हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होने वाला है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुकुलन विधि से जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मुकुलन यानी जिसे अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं, बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन मुख्य रूप से ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अब ईस्ट के बारे में कुछ जानकारी है तो कहेंगे ईस्ट में एक छोटा उभार जनक कोशिका से बाहर निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर के एक नया कोशिका में विकसित हो जाता है और फिर जनक कोशिका से अलग हो जाता है। यानी क्या होता है? ईस्ट में एक छोटा सा बर्ड यानी उभार जनक कोशिका से निकलता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होते होते वो जनक कोशिका से क्या होता है? अलग हो जाता है और वह एक स्वतंत्र रूप होता है। अगर हाइड्रा की हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रा में शरीर के सतह पर कलियां यानी बडिंग विकसित होते हैं जो धीरे धीरे बड़ी होकर के एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाती है और फिर जनक हाइड्रा से क्या हो जाता है? अलग हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का क्या कहता है समझिए। कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए, अपच मतलब आप खाना खाए और भोजन आपको नहीं पचा, मान लिया खाए और गैस बन गया, पचवे नहीं किया ना, और कहते हैं पेट फूल जाना। अब खाए और पेट फूल गया तो निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? क्या प्रतिजैवी का प्रयोग करेंगे, प्रति अम्ल का प्रयोग करेंगे, पीराहारी का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा प्रति अम्ल का, यानी एंटी एसिड का प्रयोग करेंगे, एंटा एसिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पेट में गैस बन गया है इसलिए अपच हो गया है। तो इस प्रकार से बी सही आंसर होने वाला है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, कहता है कि अपच का इलाज करने के लिए एंटा एसिड यानी H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी या प्रोटॉन पंप अवरोधक यानी PBI जैसे दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बिना डॉक्टर की पर्चे की मिलने वाली दवाओं में रेनिटिडीन और प्राइजोन शामिल है। ज़्यादा गंभीर और लगातार होने वाले अपच के लिए डॉक्टर इन दवाओं का ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक लेने की सलाह देते हैं। यानी एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल का प्रयोग करके हम लोग अपच का इलाज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है ये शायद TRE 3 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए PYQ है ये। तो कहता है कि हरित हाइड्रोजन प्रतीक का कौन सा तरीका है? हरित हाइड्रोजन प्रतीक का कौन सा तरीका है? क्या वो हाइड्रोलाइसिस है, डिहाइड्रोजेनेसिस है, निर्जलीकरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है वो? इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखिए ज़रा इसका विश्लेषण यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए
हरित हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जल से हाइड्रोजन बनाना, जल से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया जल से हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रक्रिया में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका प्रयोग किया जाता है? जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए किसका प्रयोग? बिजली का प्रयोग। कहता है कि बिजली के लिए नवीनीकरण स्रोतों जैसे कि सौर या पवन का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के स्रोत की कार्बन तटस्थता पर हाइड्रोजन की कार्बन तीव्रता निर्भर करती है। यानी बिजली में जितनी ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन का उत्पादन उतना ही ज़्यादा हरित होगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहाँ? आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न क्या कहता है, ज़रा इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि कौन सी तकनीक मृत्यु को पुनर्जीवित दिखा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डीप फेक। क्या हो जाएगा? डीप फेक एक तकनीक है जो क्या करता है, मृत शरीर को भी पुनर्जीवित दिखाई दे सकता है। यह एक तकनीक है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक भी करते हैं शायद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। अब प्रश्न कहता है कि किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किए थे? क्या वो बिरसा मुंडा थे? क्या वो बिरसा मुंडा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सत्यनारायण सिन्हा थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके सहयोग में। चलिए ज़रा इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसका राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जीपी कृपलानी थे, जो कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। बिरसा मुंडा भी नहीं है और सत्यनारायण सिंह भी नहीं है। देख लेते हो इसे, यहाँ पर नहीं, सत्यनारायण सिंह जी भी नहीं है, तो इस प्रकार से वही एक सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए कहता है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? क्या वो बुध है, मंगल है, पृथ्वी है या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए, इसमें एक ई ऑप्शन होगा और हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक ई ऑप्शन आएगा और वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और यही सही ऑप्शन है। ई ऑप्शन सही होगा क्योंकि चंद्रमा के सदृश से जो दिखने वाले ग्रह है वो शनि ग्रह है। कौन ग्रह है? शनि ग्रह। याद रखेंगे, चंद्रमा के सदृश कौन ग्रह है? शनि ग्रह दिखने वाले हैं। चंद्रमा के सदृश बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि एक लाइन का प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। चलिए देखिए, शनि चंद्रमा के सदृश ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह किसके सदृश है? पृथ्वी के। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र के बारे में एक और बात याद रखेंगे, ये पृथ्वी के समान आकार के हैं और ये पूरे सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह है। आगे अगर बात करते हैं तो इसे संध्या तारा और प्रभात यानी भोर का तारा भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह है जिसे
फोकस और डाइमस कहते हैं। क्या है? फोकस और डाइमस किसका उपग्रह है? मंगल का। इन उपग्रहों को मंगल के द्वारा पकड़े हुए क्षुद्र ग्रह माना जाता है। और ये जो ग्रह है इसे ऐसा माना जाता है कि ये दोनों क्षुद्र ग्रह थे जिसे मंगल पकड़ के रखे हुआ है। इन उपग्रहों की खोज 1877 में असफ हॉल ने किया था। किसने की थी? असफ हॉल ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा ही प्रश्न है ये। प्रश्न कहता है कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? अफ्रीका के स्विफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अफ्रीका के स्विफ्ट घाटी। यानी अफ्रीका के स्विफ्ट घाटी को ही जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। चलिए ज़रा इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहता है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका को माना जाता है जहाँ सबसे पुराने मानव जीवाश्म मिले हैं। अब अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति के कुछ रहस्य हैं। तो जैसे जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। जीवाश्म की खोजे बात करें तो जीवाश्म में खोजे गए जीवाश्म अफ्रीका में खोजे गए जीवाश्म जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स और होमोसेपियंस के अवशेष मानव विकास के इतिहास को दर्शाता है। यानी यहाँ से दो अवशेष खोजे गए हैं, एक जो है वो ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स है और दूसरा कौन है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब ज्ञानी मानव के जो अवशेष है, ये बतलाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास के बारे में ये बतलाता है। चलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।